ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इनमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं और एक रिहायशी इलाके में आग लगने और विमान के हिस्से से धुआं निकलते दिखा और जिसके बाद विमान तेजी से नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई दिया। वीडियो में विमान पेड़ों वाले इलाके में गिरता दिख रहा है। देखिए वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद धुएं का गुबार उठा। विमान ब्राजील के राष्ट्रपति ने दुख जताया है। 61 यात्री इस फ्लाइट में थे, लेकिन उसके बाद ये विमान क्रैश हुआ, जिसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। देखिए 3 तस्वीरें किस तरीके से ब्राजील में ये विमान क्रैश हुआ है और हादसे वाली जगह की ड्रोन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान हादसे में 61 की मौत हुई है। 57 यात्री थे, बाकी के क्रू मेंबर थे और सभी की मौत की पुष्टि यहां पर की गई है। कैसे हुआ पूरा हादसा, इसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से विमान का कंट्रोल लूज हुआ, उसको लेकर भी पड़ताल जारी है। लेकिन फिलहाल ब्राजील के राष्ट्रपति ने दुख जताया है। और देखिए 3 तस्वीरें, ड्रोन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाका था जहां पर आग लगते और विमान के हिस्से से धुआं निकलता भी नजर आया और क्रैश होते हुए किस तरीके से पेड़ों के बीच में ये विमान जाकर गिरता है। देखिए उसकी तस्वीरें, किस तरीके से धू कर ये पूरा विमान जल उठता है और देखिए काले धुएं का गुब्बार किस तरीके से आसमान में उड़ता हुआ भी दिख रहा है। 61 लोग इस पूरी फ्लाइट में थे, 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर थे, लेकिन इस हादसे के चलते सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे हुआ ये पूरा हादसा, हालांकि इसकी पड़ताल अभी तक लगातार जारी है। ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने की कोशिशें वहां पर जारी हैं। भयावह ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से पूरा हादसा पेश आया, 57 यात्री, 4 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे और हादसा होता है। अब देखिए किस तरीके से ये विमान अपना कंट्रोल लूज करते हुए नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल किसी खिलौने की तरह ये नीचे गिर जाता है पेड़ों वाले इलाके में बीच में। और जो लोग वहां पर थे उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाके में आग लगते हुए विमान के हिस्से से धुआं निकलते भी दिखाई दिया था। तेजी से नीचे की ओर गिरते हुए ये विमान भी दिखाई दिया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 6ठा मेडल मिला है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अमन ने 9 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में प्यूर्तो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले अब 7वें भारतीय बन गए हैं, भारतीय रेसलर बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 मेडल जीते हैं। तो ब्रॉन्ज जीतने के बाद अमन सहरावत का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने मेडल देश और माता पिता को समर्पित किया। बढ़िया लग रहा है। हिब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझने में लगे भाई तेने मेडल के लिए आखिर में ओलंपिक में सर भी था भाई। हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। अगला लक्ष्य तो 2028 का है। तो अमन सहरावत पोर्टो रिको के पहलवान को हराया। 13-5 से उन्होंने उनको शिकस्त दी, ये मुकाबला जीता, जिसके बाद देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। और उसके बाद बधाई का दौर भी शुरू हुआ। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और साथ ही अमित शाह भी उनको बधाई देते नजर आए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अमन सहरावत के परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिला। उनके पैतृक गांव में भी सेलिब्रेशंस का दौर शुरू हो गया था। बढ़िया कर दिया जी, बेटा ने देश का नाम रोशन कराया है जी। देश के लिए मेडल लेके आया है। भगवान मेहनत करनी पड़ी सर पूरे परिवार को इसके लिए। बहुत मेहनत करी है जी, बहुत 11 साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह थे आई है जी। पूरा संघर्ष कर रहा था, इतनी मेहनत करी है दिन रात। लड़का ने 10-12 घंटा रोज की मेहनत करी है जी, जब ये मेडल आया है जी। भगवान तो यह दवा करा है आगे भी देश की खातिर गोल्ड मेडल लेके आए अगले बार और देश का आगे नाम बढ़ाया। और वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमारे पहलवानों की बदौलत हमें और भी गर्व हुआ। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम
स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है। और वहीं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय हॉकी टीम आज सुबह 8 बजे वतन लौटेगी। हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज हासिल किया था। टीम के कुछ खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद वापस आएंगे। तो आज वतन वापसी 8 बजे होने वाली है हॉकी टीम की। हॉकी टीम ने आपको बताया कि स्पेन को 2-1 से हराया था, जिसके बाद ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया था। साथ ही टीम के कुछ खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद भी वापस आ सकते हैं। 5 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल देश के नाम, जिसमें से 1 मेडल ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और आज सुबह 8 बजे उनकी वतन वापसी होने वाली है। और वहीं विनेश फोगाट की अपील पर CAS में सुनवाई अब पूरी हो गई है, जिसके बाद आज विनेश फोगाट के मेडल पर कोई फैसला आ सकता है। सुनवाई में विनेश ने अपनी तरफ से पक्ष में कई तर्क दिए, जिसमें विनेश ने कोई धोखाधड़ी नहीं की। विनेश का वजन बढ़ना शरीर की नेचुरल रिकवरी की प्रक्रिया थी। एथलीट को अपनी बॉडी की केयर करना उसका नेचुरल अधिकार है। ऐसे में विनेश की तरफ से दलील दी गई कि पहले दिन विनेश का वजन तय निर्धारित सीमा से कम था। शरीर को स्वस्थ होने के लिए जरूरी पौष्टिक चीजें लेना उनका मौलिक अधिकार है। तो ये तमाम तर्क उनके द्वारा पेश किए गए, जिसके बाद सुनवाई पूरी हुई है और आज फैसला आने की उम्मीद है। और इस फैसले पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनका वजन बढ़ना शरीर की नेचुरल रिकवरी की प्रक्रिया थी और अपनी बॉडी की केयर करना उसका नेचुरल अधिकार है। ये तमाम दलीलें उनके द्वारा पेश की गई और उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, ये भी उन्होंने अपने पक्ष में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस भीषण हादसे में हुई तबाही और आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। केरल में भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदा की वजह से 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 30 जुलाई 2024 को वायनाड जिले में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। भूस्खलन जैसा प्राकृतिक आपदा, जिस तरीके से हमने देखा, जो तबाही हुई थी, जो आपदा हुआ था, उस भीषण हादसे का हवाई सर्वेक्षण आज पीएम मोदी करने वाले हैं। साथ ही वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी आज वो दौरा करेंगे। और इस दौरे को लेकर राहुल गांधी ने भी उनका आभार जताया है। ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट। पीएम के वायनाड दौरे पर राहुल ने ये एक्स पोस्ट किया है और मुआयना करने के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी उन्होंने अपील की है। वायनाड दौरे के लिए पीएम का आभार। मुझे विश्वास है कि त्रासदी का अपनी आंखों से मुआयना करने के बाद वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। ये एक्स पोस्ट राहुल गांधी का आभार जताते हुए कि जब पीएम मोदी खुद अपनी आंखों से ये मुआयना करेंगे, उसके बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, क्योंकि 300 से अधिक लोग इस पूरे भूस्खलन में, प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आज हवाई सर्वेक्षण, साथ ही वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे और इस प्राकृतिक आपदा में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर एक्सपोस्ट राहुल गांधी ने किया, आभार जताया और इसे आपदा घोषित करने की अपील की है। आपको बताएं कि 30 जुलाई 2024 को वायनाड जिले में भारी बारिश आई थी, जिसके वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिला था और इसी प्राकृतिक आपदा में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और जिस तरीके से राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है, उसको लेकर भी मीटिंग करेंगे, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और उस पर और जानकारी लेंगे। साथ ही तबाही वाले इलाकों का भी एरियल सर्वे करने वाले हैं। पुनर्वास कार्यों का भी वो जायजा लेंगे, किस तरीके से वहां पर पुनर्वास किया जा रहा है और साथ ही जो प्रभावित इलाके थे वहां जाकर उनका भी दौरा करने वाले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन पर सियासी राह।
Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है My tone? No, 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 sit down, no. You don't have to now. No. Enough of it. Enough of it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. दुनिया के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देश की संसद के भीतर से जो तस्वीर आई है वो कह रही है कि नाम में बवाल भी रखा है और सवाल भी। वो बवाल और सवाल जिसकी शुरुआत मॉनसून सत्र में पिछले महीने ही शुरू हो गई थी और बढ़ते बढ़ते वॉकआउट से लेकर माफी की मांग तक पहुंची। जया अमिताभ बच्चन के संबोधन पर आपत्ति का सिलसिला 29 जुलाई को शुरू हुआ था। जया बच्चन ने कहा था कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है और पति के नाम से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। 2 अगस्त को नाम के मुद्दे पर हंसी मजाक भी हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद जो सदन में हुआ उसे देखकर देश हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर नाम पर इतना कोहराम क्यों मचा है। दरअसल कोहराम सिर्फ नाम पर नहीं था, नाम तो विवाद का मुखड़ा भर है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। देश की संसद के भीतर सभापति के टोन को लेकर टेंशन इतनी बढ़ गई कि बवाल मच गया। जया बच्चन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए वो आग बबूला हो गए। जया जी, take your seat. Take your seat. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. And you say, my tone? No, 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 sit down to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. जगदीप धनखड़ नाराज हो रहे थे और विपक्ष के तमाम सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने आगे इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी तो तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जया बच्चन को आखिर गुस्सा क्यों आया? क्या जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से आपत्ति है? जया बच्चन को सभापति जगदीप धनखड़ की कौन सी टोन से इतनी आपत्ति है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही देखनी होगी, जब जया अमिताभ बच्चन का पहला एपिसोड हुआ था। तारीख 29 जुलाई, वक्त दोपहर 3:43। राज्यसभा में उपसभापति जया बच्चन का नाम लेते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा।
उपसभापति श्री हरिवंश कहते हैं कि जो नाम आपने लिखा है मैं वो ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जया बच्चन की आपत्ति और गुस्सा बढ़ता जाता है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। हालांकि इसके बाद वो दूसरे मुद्दे पर जाती है, लेकिन उस दिन भी जया बच्चन ने वो लाइन कही थी जिस पर शुक्रवार को राज्यसभा में घमासान हुआ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। आप समझिए कि 29 जुलाई को जया अमिताभ बच्चन वाला एपिसोड खत्म हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद 2 अगस्त को इस एपिसोड में नया चैप्टर जुड़ा और इस बार सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ आसीन थे। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, इस बार सदन का माहौल बिल्कुल अलग था। पहले जया हंसते हुए अपना नाम अमिताभ के साथ लेती हैं और इस पर सभापति भी ठहाके लगाते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो जया और अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन हैं। ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और। हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू। हाँ। मॉनसून सत्र चल रहा था और जया अमिताभ बच्चन का एपिसोड हर 3 दिन पर दोहराया जा रहा था। तीसरा एपिसोड 5 अगस्त को हुआ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ सदन को बताते हैं कि नाम अगर किसी को बदलना है तो उसकी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन जया कहती है कि नाम पर उन्हें गर्व है। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, जया बच्चन आपत्ति जताती हैं कि बाकी सदस्यों के नाम के साथ उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाया जा रहा। now your supplementary number 4 to श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो रही बात जया बच्चन के नाम को लेकर चल रहे विवाद की। आज दोपहर को जब खबर आई तो लगा कि जया अपने नाम को लेकर फिर से भड़की हैं, लेकिन हमने जब पड़ताल शुरू की तो मालूम चला कि कल जो हुआ उसमें नाम तो सिर्फ बहाना बना, असली मुद्दा तो विपक्षी अपमान का था। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सदन में सभापति उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। जया बच्चन ने सदन में सभापति के सामने इसका बम फोड़ दिया और फिर देश के सामने आया वो विवाद जो अब तक सुर्खियों से दूर था। क्या है ये जरूरत नहीं है मगर ठीक है कर रहे हैं। आई एम नॉट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय हस्बैंड्स अचीवमेंट्स ऑफ हिम। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ बच्चन काफी नहीं है। बिल्कुल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि सदन से वॉकआउट करने की वजह एक तो ये है
कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा और ऊपर से उनका अपमान किया जा रहा है। यू कैनॉट, और हर चीज में आप आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई नेवर सेड आई दिस, ये सब गलत चीज़ है। जब हाउस के फ्लोर में कोई चीज़ कही जाती है उसको आप चेंबर में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? उसकी सफाई हाउस के फ्लोर में होनी चाहिए। आप इतना गुस्सा करके बैठ जाइए आप जी, ये सब अच्छी बात नहीं है। नाम पर कोहराम के बीच अपमान का मुद्दा कहां से आया, इसके लिए आपको 30 जुलाई को राज्यसभा में राजस्थान के बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी का एक बयान सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। यहाँ तक जो पहुँचने का अब इस बयान के एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घनश्याम तिवाड़ी के परिवारवाद वाले आरोप पर बेहद भावुक तरीके से सदन में जवाब दिया। ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन जीना। हालांकि विरोध जताए जाने के बाद सभापति धनखड़ ने अपने कमरे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक बंद कमरे में तिवाड़ी ने खड़गे की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि बंद कमरे में नहीं, तिवाड़ी सदन के अंदर खेद जताएं। आज कहा गया कि घनश्याम तिवाड़ी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवाड़ी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था। मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सभापति विपक्ष को समझा रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई अपमान नहीं हुआ है। Apology for what? You say that he has apologized. He has not. Absolutely not. People don't apologize when they praise. Ghanshyam Tiwari ji has praised Mallikarjun Kharge ji. सभापति विपक्षी सांसदों से पूछ रहे थे कि कौन से शब्द पर आपत्ति है और विपक्ष समझा रहा था कि आपत्ति टोन यानी लहजे से है। टोन गलत था। I recall, sir, one day Mr. Chidambaram asked you how 267 notice was preceded by another motion. How can you do that? And you were agitated. Because how can you ask, how can you do that? Sir, I told them, it is not how can you do that. How can you do that, sir? It's only the tone that matters. When you are being something happen, the same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. डीएमके सांसद की टोन वाली पुरानी मिसाल पर सभापति जगदीप धनखड़ मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि जया जी ठीक है? जया जी फाइन? जया जी फाइन? जया जी फाइन? जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का आखिरी मौका जया बच्चन को दिया जाता है, लेकिन जया खड़े होते ही सभापति की टोन पर सवाल उठा देती है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है
is not acceptable. विपक्ष के मुताबिक मुद्दा सिर्फ नाम नहीं बल्कि जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो है। You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष विरोध करते हुए सदन से बाहर निकल गया और उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह 4 साल बाद पहली बार कैमरे पर आए। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में नेताओं पर 100 करोड़ रुपयों की वसूली करने का आरोप लगाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने परमवीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की और परमवीर सिंह ने कई खुलासे भी किए। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो श्री अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट सभी जगह मैंने प्रेस में मैंने भी देखी, सभी जगह वायरल भी हुई उनकी स्टेटमेंट, जहां मेरे ऊपर आरोप था, श्री फडणवीस के ऊपर आरोप था, उस समय के जो लीडर ऑपोजिशन थे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि एकदम बोगस आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है और उनके फर्टाइल इमेजिनेशन की कोई उपज है। और मुझे उनकी मानसिक जो स्थिति है, मेंटल जो बैलेंस है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चिंता होती है। टारगेट तो उनका 100 करोड़ और उससे अधिक का भी था। ये तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से और मुंबई के धंधों से ही उनको 100 करोड़ इकट्ठा करना था। उसके अलावा बाकी राज्य से, बाकी पोस्टिंग से, बाकी डायरेक्ट धंधों से इनके जो ऑफिस में डील हो रही थी। इनके सुपुत्र सलिल देशमुख ललित होटल में बैठा करते थे सहार पर, और वो कुंदन शिंदे और कुछ एजेंट के साथ बैठा करते, जहां पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता था। उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था। उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। मेरे पास अनिल देशमुख साहब के पर्सनल नोटिंग वाले आज भी कुछ लेटर्स प्रेजेंट हैं, जिन पे उन्होंने पर्सनल नोटिंग की हुई है कि ये पोस्टिंग किसके कहने पे कहाँ पे करनी है। इस प्रकार की नोटिंग्स वाले लेटर मेरे पास थे, जो मैंने ईडी में और सीबीआई में सबमिट भी किए हैं, शायद चार्जशीट का हिस्सा भी होंगे। मुझे मातोश्री पे बुला के, जहाँ श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे, एक और मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि श्री प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी केस दाखिल करा जाए। तो इस प्रकार का प्रेशर ओपोनेंट्स के खिलाफ, अपने विरोधियों के, पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का प्रयत्न बार बार किया गया। मेन सूत्रधार तो अवश्य ही अनिल देशमुख थे, लेकिन जो क्रिमिनल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, गाइडलाइंस दी जा रही थी, कुछ पुलिस अधिकारियों को, संजय पांडे जैसे अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी किस किस लीडर को टारगेट करना है, वो सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं था। उसके तार उससे भी बहुत ऊपर तक जाते थे, किस तक पहुंचते थे? मातोश्री तक भी जाते थे, सिल्वर ओक तक भी जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे वो समय आने पे सब सामने आ जाएगा। राजनीतिक दबाव तंत्र जो आप आरोप लगा रहे कि इस्तेमाल किया गया, वो तो मातोश्री और सिल्वर ओक से हो रहे थे आप कह रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस इन सबके खिलाफ? मैं यही कह रहा हूँ कि मेन सूत्रधार तो अनिल देशमुख थे, लेकिन सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं थे, उनसे ऊपर भी इसके तार जा रहे थे। और जहाँ से डायरेक्शंस जा रही थी, डायरेक्टली संजय पांडे एंड शेखर जगताप और लक्ष्मीकांत पाटिल को बुलाकर और बाकी अधिकारियों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के नेता हैं जो अलग अलग
एंड जो मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको किस प्रकार से टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद और भी अधिक ऊपर के लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। और एंटीलिया केस को लेकर भी आप पे सवाल उठाते हैं लगातार, आपके या सचिन वाजे जो आपको रिपोर्ट करते थे उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि सब जो हो रहा था वो आपके कहने पे ही हो रहा था, ऐसा भी आप पर आरोप है। तो मैंने कहा नहीं है, उनके उनकी मनगढ़ंत जो कहानी है मैं उसके बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि और ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुका है। स्टेट मशीनरी जो स्टेट की ATS है उनके नीचे आती थी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है, नेशनल एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो ये कि मानसिक संतुलन कुछ खो बैठे हैं, किस कारण से खो बैठे हैं, एंड अचानक 3 साल बाद इनके दिमाग में एक आंसे फितूर पैदा हुआ है और मेरे को घसीटने की कोशिश की गई। मैं इन चीज़ों से दूर रहा हमेशा। मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में मेरे खिलाफ कई बार बोला, मैं दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप कर दिया तो मुझे भी लगा कि मुझे आके अपना पक्ष रखना चाहिए और मेरी क्या जानकारी है और मैं क्या समझ रहा हूँ वो मैंने सामने रखा, खोलकर रखा। और मैं तो आज फिर दोहराता हूँ कि अगर मैं कुछ भी झूठ कह रहा हूँ, मेरा खुद नार्को कराने को तैयार हूँ, लेकिन जो ये अनिल देशमुख और उनके सुपुत्र श्री सलिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी मेरे साथ आकर नार्को करने दीजिए। एक ही दिन चल के तीनों नार्को करेंगे, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। आज भी मैं इस चैलेंज पर अडिग हूँ और 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने में तैयार है, मैं नार्को उनके साथ जाकर करने को तैयार हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।